दोस्तों, बेईमानी मोहब्बत के 46वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कैफे की हल्की रोशनी और मंद संगीत उस तनावपूर्ण बातचीत के लिए विपरीत थी जो उस कोने की टेबल पर हो रही थी, और उस अंजलि के शब्दों से टीना के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। देखो, माही और युवराज को अलग करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम अलग रहेंगी तो हम कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें एक होना चाहिए। ये सुनकर टीना के मन में सवालों की आंधी चल पड़ी। उसने सोचा, ये अंजलि मुझसे ऐसा क्यों कह रही है? क्या इसे सच में मेरी माही से नफरत और मेरे इरादों का पता चल गया है? लेकिन इसे कैसे पता चला? उसकी आंखें बार बार अंजलि के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजलि के चेहरे पर आत्मविश्वास और रहस्यमयी मुस्कान ने टीना को और उलझा दिया। अंजलि ने टीना की खामोशी को भांपते हुए धीरे से कहा, तुम सोच रही होगी कि मुझे ये सब कैसे पता चला, है ना? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सब पता है। माहिर युवराज की नजदीकियां तुम्हारे लिए कितनी तकलीफदेह है, ये भी। टीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने फिर सोचा, क्या इसे ये भी पता है कि मैं युवराज को चाहती हूँ? अगर इसे ये मालूम हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लेकिन टीना ने खुद को संभाल लिया और अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बस चुपचाप अंजलि की बातें सुनने लगी। अंजलि ने अपनी आवाज को और नरम बनाते हुए फिर से कहा, देखो, मैं तुम्हें दबाव में नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर हम एक साथ हो जाएं, तो हम माही और युवराज के रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। माही जैसे लड़के का तोड़ तो सिर्फ एक ही चालाक योजना हो सकती है, और वह योजना मैं तुम्हारे साथ मिलकर बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर टीना अंदर ही अंदर सन रह गई और वो सोचने लगी, ये लड़की कितनी होशियार है। इसे सब कुछ पता है, लेकिन शुक्र है इसे ये नहीं पता कि मैं युवराज से प्यार करती हूँ। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टक अंजलि को देखती रही। उसकी खामोशी उसकी उलझन को साफ दिखाई दे रही थी। अंजलि ने टीना की चुप्पी को समझते हुए फिर कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए समय देना चाहती हूँ। तुम्हें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने अपने बैग में से एक सादा सा बिजनेस कार्ड निकाला और टीना के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, ये मेरा नंबर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तो मेरी योजना में शामिल होना चाहिए, तो मुझे कॉल कर लेना। मैं इंतजार करूंगी। ये कहते हुए अंजलि कुर्सी से उठी और बिना टीना का जवाब दिए कैफे से बाहर चली गई। अंजलि के जाने के बाद टीना वहीं पर बैठी रही। उसके मन में और दिल में दोनों उलझन में पड़ गए थे। उसने कार्ड को उठाया और उसे घूरते हुए कुछ सोचने लगी। क्या मुझे इसका साथ देना चाहिए? लेकिन अगर ये मेरा फायदा उठाकर माही और युवराज को अलग करने के बाद मुझे भी धोखा दे दे तो? उसने कार्ड को अपने मुट्ठी में भींच लिया और उसे मन ही मन डर रहा था कि कहीं अंजलि को युवराज के प्रति उसके प्यार का पता न चल जाए। अगर अंजलि को यह बात मालूम हो गई तो वो मुझे कभी अपने साथ नहीं रखेगी और शायद मेरा इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद भी कर दे। इन विचारों के साथ टीना ने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया कि इस विषय पर और सोच विचार करेगी। टीना ने अपने हैंडबैग को कंधे पर टांग लिया और कैफे से बाहर निकल गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन टीना के अंदर विचारों की गर्माहट ने उसे बेचैन कर दिया था। घर जाते वक्त वो बार बार अंजलि के शब्दों को याद कर रही थी। उसने सोचा, मुझे पता है कि माही और युवराज को अलग करना मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन क्या मैं अंजलि के साथ काम करने का जोखिम उठा सकती हूँ? इधर जब टीना अंजलि की बातों में सोची और डूबी हुई थी, तभी उधर रीना अपनी माँ सोनिया जी के साथ बैठी कमरे के माहौल को गमगीन बना रही थी। सोनिया जी और रीना दोनों ही अपने बेटे और भाई आदित्य की हालात को लेकर बेहद चिंतित थी। आदित्य, जो हमेशा एक खुशमिजाज और मस्त मौला लड़का था, अब उदासी की चादर ओढ़े रहता था। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। सोनिया जी ने धीरे से पूछा, रीना, तुम्हें लगता है कि हालात सुधर सकते हैं? रीना ने धीरे से कहा, माँ, आदित्य पर झूठा इल्जाम लगाकर टीना ने सिर्फ उसकी जिंदगी को नहीं, हमारी सारी उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। सोनिया जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सच में साथ हमारा भगवान देते हैं। आदित्य के साथ जो हुआ वो भले ही दुखद है, लेकिन शायद भगवान ने ये सच्चाई हमें समय रहते दिखा दी। रीना ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उनका फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो कॉल रूपाली का था और रीना ने एक पल के लिए झिझकते हुए फोन उठा लिया। हेलो रूपाली। रीना की आवाज में निराशा और थकान साफ झलक रही थी। रूपाली ने रीना की आवाज सुनते ही अंदाजा लगाया कि कुछ गलत जरूर है। उसने तुरंत चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ भाभी? आप परेशान लग रही हैं।
ठीक तो है ना सब कुछ? रीना ने गहरी सांस ली और अपनी उदासी भरी आवाज में कहा। रूपाली, सब ठीक नहीं है। आदित्य के साथ जो हुआ उसने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ भाभी, साफ साफ बताइए। रूपाली ने उत्सुकता और चिंता से पूछा। रीना ने उसे विस्तार में सब कुछ बताया कि कैसे टीना ने आदित्य पर झूठे इल्जाम लगाकर शादी तोड़ दी और उसे बदनाम करने की कोशिश की। रीना ने बताया कि आदित्य इस सदमे को झेल नहीं पा रहा है और ये सब सोच सोच कर टूटता जा रहा है। रूपाली ने सब कुछ ध्यान से सुना। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सांत्वना देते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये सब एक बुरा सपना है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। शुक्र है भगवान का कि टीना की सच्चाई वक्त रहते सामने आ गई। रीना ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन आदित्य की हालात देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। रूपाली ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, भाभी आपको और आंटी को उनके साथ रहना चाहिए, उसे अकेला मत छोड़िए। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं। उसे यकीन दिलाइए कि सच्चाई हमेशा जीतती है। रीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है रूपाली, मैं कोशिश करूंगी। रूपाली ने बात खत्म करते हुए फिर कहा, ठीक है भाभी, अब आदित्य और अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर बात करती हूँ। फोन कटने के बाद रीना ने गहरी सांस ली और फोन ने मेज पर रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ रूपाली के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने फोन को अपने हाथों में घुमाते हुए मन ही मन कहा, अब तो आदित्य सिर्फ मेरा होगा, कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। रूपाली आदित्य के प्रति अपनी भावनाओं को दिल में छुपाए हुए थी। वो हमेशा से चाहती थी कि आदित्य उसका हो, लेकिन आदित्य ने उसे कभी एक नजर भी नहीं देखा। अब जब टीना ने आदित्य का साथ छोड़ दिया था तो रूपाली को यह मौका अपने पक्ष में मोड़ने का सही समय लगा। रूपाली ने अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहा, आदित्य तुमने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा, लेकिन अब मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। टीना का जाना मेरे लिए वरदान बनकर आया है। तभी टीना ने अपनी मुलाकात के बाद चौधरी हाउस वापस लौट गई। पूरे रास्ते भर सोचों में गुम थी और अंजलि से हुई बातचीत उसके दिमाग में जैसे खलबली मचा दी थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि हॉल में युवराज और माही आराम से बैठे बात कर रहे थे। जैसे ही युवराज की नजर उस पर पड़ी, वो तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आवाज में हल्की बेचैनी झलक रही थी। टीना, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, युवराज ने कहा। टीना ने उसकी इस प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो हैरानी से उसे देखती रही और उसका मन बेचैन होने लगा। वो सोचने लगी, युवराज और माही मेरे इंतजार में क्यों बैठे हैं? कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि मैं अंजलि से मिलने गई थी, और अगर अंजलि ने माही से कोई बात की होगी तो? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो एक पल के लिए डर गई और सोचने लगी कि क्या जवाब देना चाहिए। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। युवराज ने उसकी उलझन भरी शक्ल देखी और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ टीना, किस सोच में पड़ गई तुम? टीना ने घबराते हुए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गई। वो मैं वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी झिझक और घबराहट देखकर माही ने स्थिति संभालने की कोशिश की। वो मुस्कुराई और युवराज की ओर देखते हुए बोली, युवराज, क्यों बेचारी को डरा रहे हो? फिर टीना ने और मुड़कर उसने कहा, क्या हुआ टीना, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये तो हमेशा की तरह मजाक कर रहे हैं। माही की बात सुनकर टीना ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका भारी बोझ हल्का कर दिया। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि बात इतनी गंभीर नहीं थी जितना उसने सोच लिया था। माही ने आगे कहा, तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। माही की इस बात ने टीना को थोड़ा और सहज कर दिया। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। टीना तेजी से अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सोच फिर से अंजलि पर जा टिकी थी। क्या माही को पता है कि मैं अंजलि से मिली थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर माही को पता होता तो वो मुझे इतनी सहजता से शॉपिंग के लिए बुलाती ही नहीं। उसने अपने विचारों को झटका और खुद से कहा, अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं। मुझे शॉपिंग पर जाना है और खुद को सामान्य दिखाना है। वो अलमारी खोलकर अपने कपड़े देखने लगी। एक ब्लैक ड्रेस निकालकर उसने पहनी और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। हालांकि वो बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। नीचे हॉल में युवराज और माही टीना अगा इंतजार कर रहे थे। माही ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, युवराज, क्या तुमने देखा? टीना आजकल कितने चुप चुप से रहने लगी है। युवराज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैंने महसूस किया है।
उसके साथ जो हुआ उसके बाद तो कोई भी टूट जाए। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि टीना कुछ छुपा रही है। युवराज ने माही की बात को गंभीरता से लिया और कहा, अगर ऐसा है तो हमें उससे बात करनी चाहिए। तभी टीना सीढ़ियों से नीचे आती ही दिखी और ब्लैक रंग के ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तीनों गाड़ी में बैठकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल पड़ी। उधर आदित्य अब भी अपनी माँ सोनिया की गोद में लेटा हुआ था। उसका चेहरा बेचैन और आंखें खोई हुई थी। उसकी माँ उसे बालों में उंगलियां फिराकर सुकून देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य के दिल में बसा दर्द उसकी माँ की हर कोशिश नाकाम कर रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो सोनिया जी के दिल और मन को बेचैन कर रही थी। तभी दरवाजे से रीना के कदमों की आहट आई। रीना हाथ में चाय का कप लिए अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा थोड़ी सी झूठी सख्ती और चिंता से भरा हुआ था। उसने कमरे में आते ही कहा, क्या हाल बना रखा है भाई? मम्मी, आप इसे यूं सिर पर क्यों चढ़ा रही हैं? ये ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। और ये देखो, मैंने दूसरी बार चाय बनाई है और वैसे भी ठंडी पड़ी हो रही है। उठो और इसे पी लो। रीना का लहजा भले ही थोड़ा सख्त था, लेकिन उसमें अपने भाई के लिए चिंता साफ झलक रही थी। सोनिया जी ने रीना को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रीना बेटा, ऐसा मत बोलो। पहले वो बहुत टूट चुका है, उसे और तंग मत करो। लेकिन रीना मानने को तैयार नहीं थी। उसने पलटकर कहा, मम्मी, ये सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा भाई भी है। और मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकती। कब तक यूं ही पड़ा रहेगा? भाई, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई। एक धोखेबाज लड़की के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? रीना ने आदित्य के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, उठो चले, हाथ मुंह धो लो। अपना चेहरा देखा है? भिखारी जैसा लग रहा है। अब और नहीं, बस अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। आदित्य अब भी चुपचाप था। उसकी आंखें रीना की तरफ उठी, लेकिन उसके शब्द कहीं गुम हो चुके थे। रीना ने प्यार और थोड़ा सख्ती के साथ कहा, भाई उठो चलो, और याद रखना वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं थी। उसने तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल दिया। रीना की बातों में इतना दम था कि आदित्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गए। रीना और सोनिया जी ने राहत की सांस ली। जब आदित्य बाथरूम से नहा धोकर बाहर आए तो रीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अब इसे ठंडा मत होने देना। यह आखिरी बार है जो मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। आदित्य ने उसकी मुस्कान का जवाब अपनी हल्की मुस्कुराहट से दिया और चाय का कप ले लिया। रीना ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, आखिरकार मेरे भाई को थोड़ी सी अकल आ ही गई। चाय पीने के बाद रीना ने कहा, अब मूड ठीक करो और कुछ समय के लिए बाहर निकलो। खुद को कमरे में कैद करके रखोगे तो और खराब महसूस करोगे। चिराग आ रहा है, वो तुम्हें बाहर ले जाएगा। चिराग कुछ ही देर में आ ही गया। उसने आदित्य को देखकर कहा, भाई अब बहुत हो गया, चल बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो ले। मैं तो तंग आ गया हूं तेरी उदासी देखकर। दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। गाड़ी में बैठे चिराग ने आदित्य को ध्यान से देखा और उसने कहा, भाई एक बात कहूं, तेरे लिए वो लड़की ही नहीं। तुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने तुझे इस्तेमाल किया है। आदित्य ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम मतलब है तेरा? चिराग ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए दर्दनाक है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर उसे तुझसे प्यार होता तो वो तुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जाती। प्यार में लोग एक दूसरे का साथ खड़े होते हैं, छोड़कर नहीं जाते। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद तू सही कह रहा है, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैं ये सब मानने को तैयार नहीं था। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को स्वीकार करना पड़ता है। और अब भाई तो चल, आज कुछ अच्छा करते हैं। मुझे गिफ्ट्स खरीदने हैं मेरी बहन और बच्चों के लिए। दोनों एक बड़े से मॉल में पहुंचे। वहां की रौनक और चहल पहल देखकर आदित्य का मन थोड़ा और हल्का हो गया। चिराग ने कहा, भाई चल, मुझे एक साड़ी खरीदनी है अपनी बहन के लिए। दोनों एक बड़े स्टोर में आ गए। चिराग ने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी उठाई और आदित्य से पूछा, भाई ये कैसी लगेगी बहन को? आदित्य ने साड़ी को ध्यान से देखा और कहा, बहुत अच्छी है, बहन को जरूर पसंद आएगी। इसके बाद दोनों बच्चों को खिलौने और कपड़े देखने लगे। चिराग ने एक महंगा खिलौना उठाते हुए फिर कहा, भाई ये थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरे भांजे को बहुत पसंद आएगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी के लिए कीमत नहीं देखनी चाहिए। अगर इससे बच्चे खुश होंगे तो इसे जरूर लो। माही और टीना भी उसी मॉल में शॉपिंग करने युवराज के साथ आ गए थे। हर जगह रौनक और रंग बिरंगी रोशनी और लोगों की चहल पहल थी। तीनों मॉल के अंदर एक बुटीक में खड़े थे। माही ने टीना को एक नई ड्रेस खरीदने के लिए उकसाया था और युवराज उसकी मदद करने के लिए उसके साथ था।
टीना ने एक के बाद एक कपड़े उठाकर देख रही थी। माही उसे सुझाव दे रही थी, लेकिन अचानक टीना का ध्यान पुरुषों के सेक्शन की तरफ गया, जहां उसने एक ब्लेजर देखा। उसने युवराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जीजू ये ब्लेजर देखो, यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे ट्राई कीजिए प्लीज। युवराज जो अब तक उनकी शॉपिंग में मदद कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, टीना हम यहाँ तुम्हारी शॉपिंग के लिए आए हैं, मेरी नहीं। टीना ने उसे थोड़ा दबाव डालते हुए कहा, अरे तो क्या मैं आपको एक गिफ्ट भी नहीं दे दवा सकती? ये ले लो ना बस, मेरा फेवरेट कलर भी है। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है फिर दिलवा देना, लेकिन अभी नहीं, अगली बार पक्का। टीना ने एक और शर्ट की तरफ इशारा करते हुए फिर कहा, तो ये तो अच्छा है, ये ले लो। युवराज ने हल्के हंसे के साथ मना करते हुए कहा, अरे टीना प्लीज, अभी तुम्हारी शॉपिंग का वक्त है, चलो दूसरी दुकान देखते हैं। युवराज ने सख्ती में मना कर दिया। फिर वो दोनों दुकान से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलते वक्त युवराज ने टीना से पूछा, ये माही कहाँ चली गई? आखिरकार जब वे दुकान से बाहर आ रहे थे तो आदित्य से टकरा गई। आदित्य ने देखा कि टीना और युवराज के साथ है तो उसे गुस्सा आ गया। उसे सब कुछ एक प्लान की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर खिज साफ नजर आ रही थी। वाह, तो ये कहानी का क्लाइमेक्स है, यही चाहती थी ये तुम दोनों, है ना? आदित्य ने गुस्से में आकर कहा। युवराज ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए फिर कहा, आदित्य मेरी बात सुनो, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। बस, आदित्य ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यू स्टे आउट ऑफ इट। और फिर टीना की तरफ देखते हुए आगे कहा, बहुत अच्छी प्लानिंग की है तुमने, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। टीना ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए युवराज से कहा, आप चले यहां से प्लीज, मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना। चले जाओ और जाते जाते ये भी बताते जाओ कि और कितना गिरोगी मेरी नजरों के सामने। आदित्य ने गुस्से में कहा, तरस आता है मुझे तुझ पर, कोई हद भी है तुम्हारी कि ये नहीं। आदित्य ने फिर चिल्लाते हुए कहा। युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, आदित्य तुम्हें तमाशा करने का शौक होगा, हमें नहीं। और फिर युवराज ने टीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो टीना। ये कहते हुए युवराज टीना को लेकर वहां से चला गया, लेकिन आदित्य ने टीना का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या है ये? और हाँ, किस हक के साथ हाथ थामा इसने तुम्हारा? फिर आदित्य ने युवराज की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना, तो फिर क्यों आते हो? क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो? 10,000 बार तुम्हें कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? टीना ने आदित्य पर गुस्सा करते हुए कहा। तब तक माही भी उनके पास आ गई थी। टीना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो माही यहां से, मैं इस जाहिल के मुंह नहीं लगना चाहती। आदित्य ने फिर उस पर चिल्लाते हुए कहा, जानता हूं किस जाहिल के मुंह लगना चाहती हो तुम, अब और अच्छी तरह मैं जानता हूं। माही ने आदित्य को धमकी देते हुए कहा, आदित्य तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। आदित्य ने तरस भरी नजरों से माही की तरफ देखकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा माही, लेकिन जिस दिन तुम्हें तुम्हारे इसके असली चेहरा आएगा, उस दिन तुम बहुत पछताओगी। आदित्य नहीं चाहता था कि माही भी टीना की चाल में फंसकर रह जाए, क्योंकि वो तो टीना की चाल की वजह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन माही को अब वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा चाहता था, इसलिए वो माही के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था। माही ने आदित्य की बात सुनकर उसे सवालिया नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य किस बारे में बात कर रहा है। आदित्य बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। दूसरी ओर युवराज भी माही और टीना को लेकर मॉल से बाहर आ गया। हालांकि माही का ध्यान अब भी आदित्य की कही हुई बातों पर था। टीना ने माही के चेहरे पर उभरे भाव को भांप लिया था और जानबूझकर खुद को दुखी दिखाने का नाटक करते हुए कहा, समझता क्या है खुद को? क्यों मुझे बार बार परेशान करने के लिए मेरे सामने आ जाता है? ये कहते हुए टीना रोने लगी। उसने आगे कहा, मैं उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। जब मैं उसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ, तो वह बार बार मेरे सामने आता ही क्यों है? माही ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे तुम इतने क्यों उसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? उसे इग्नोर करो। युवराज ने भी कहा, हाँ टीना, ऐसे लोगों का यही इलाज होता है। उन्हें नजरअंदाज करो और वो जितना परेशान करने की कोशिश करेगा, उतना ही कमजोर दिखेगा। टीना ने गुस्से में कहा, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? मैंने उसे छोड़ दिया, फिर भी वो मेरा पीछा करता है। युवराज ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस मामले में को खत्म करना होगा टीना। हर बार डरने या रोने से कुछ नहीं होगा। उसे साफ साफ बता दो कि अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। क्या करेगी अब टीना? क्या टीना अंजलि का साथ देगी या नहीं?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कहानी को प्यार दें, कमेंट करें और लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग कहां से अपनी इस कहानी को देख रहे हैं।